करते हैं। आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में है 126 नंबर। एक रैखिक मांग वक्र के लिए कीमत की सापेक्ष मांग की लोच मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, ऑप्शन इसका डी है, परिवर्तित होती है, किंतु यह परिवर्तन शून्य तथा अनंत के मध्य होता है। व्याख्या है, एक रैखिक मांग वक्र के लिए कीमत के सापेक्ष मांग की लोच मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है, किंतु यह परिवर्तन शून्य तथा अनंत के मध्य होता है। रैखिक मांग वक्र के किसी बिंदु पर ईपी बराबर होता है उस बिंदु के नीचे का भाग बटे उस बिंदु के ऊपर का भाग। इसमें है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आएगा फर्स्ट पॉइंट है, यदि मांग फलन का ग्राफ एक वक्र के रूप में है तो मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की मांग उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की मांग लोच के बराबर होगी। 127 नंबर, निम्नलिखित मांग वक्रों में से कौन सा स्थिर लोच वाला वक्र नहीं है? ऑप्शन ए रैखिक। फिर है 128 नंबर, एक फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल होता है। ऑप्शन ए शून्य। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, इसकी व्याख्या में कुल स्थिर लागतें TFC उत्पादन की वे लागतें हैं जो उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होती है, वे उत्पादन के स्तर से स्वतंत्र होती है। वास्तव में फर्म को ये लागतें उठानी ही पड़ती है यदि फर्म थोड़े समय के उत्पादन बंद भी कर देती है। इनमें भूमि और बिल्डिंग, उधार ली गई मुद्रा पर ब्याज आदि शामिल होते हैं। इन्हें ऊपरी लागतें भी कहते हैं। कुछ स्थिर लागत TFC का ढाल शून्य तथा लोच अनंत होता है। यह क्षैतिज अक्ष x अक्ष के समांतर होता है। TC बराबर होता है TFC प्लस TVC। फिर है इसमें इसका ग्राफ ये रहा, ये है TC और ये TVC, यह है कॉस्ट, ये आउटपुट है TFC ये रहा, ठीक है। 29 नंबर है, उत्पादन की कुल लागत बराबर है ऑप्शन ए स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। फिर इसमें 130 नंबर में निम्न चित्र में औसत स्थिर लागत AFC वक्र OX अक्ष को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि कॉस्ट आउटपुट AFC, यह ऑप्शन ए AFC कभी शून्य नहीं हो सकती। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में अल्पकाल उत्पादन से संबंधित 3 औसत लागत संकल्पनाओं में शामिल है औसत स्थिर लागत, औसत कुल लागत व औसत परिवर्तनीय लागत। औसत स्थिर लागत AFC वक्र कभी शून्य नहीं हो सकती और ना ही कभी ऋणात्मक हो सकती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फर्स्ट है औसत स्थिर लागत AFC बराबर TFC बटे उत्पादन की मात्रा, जहां TFC बराबर टोटल फाइनेट कॉस्ट। यह AFC बराबर है TC माइनस AVC, जहां ATC एवरेज टोटल कॉस्ट, और यह TFC बराबर है AFC गुना उत्पादन की मात्रा। 131 ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता की प्रारंभिक अवस्था में, ऑप्शन है डी में आएगा कुल उपयोगिता धनात्मक होती है। इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में
उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता में कम से ह्रास होता जाता है, परंतु कुल उपयोगिता में उस स्थिति तक वृद्धि होती जाती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, परंतु सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक हो जाने पर कुल उपयोगिता में भी क्रम से ह्रास प्रारंभ हो जाता है। 132 है, उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी जबकि प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। ऑप्शन ए MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY। फिर इसमें है व्याख्या में आएगा। व्याख्या में उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी जब MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY बराबर MUZ बटे PZ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा कीमत का अनुपात बराबर होता है, जैसे कि उपरोक्त समीकरण में x, y तथा z वस्तुओं के संदर्भ में स्पष्ट होता है। मार्शल ने उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित सम सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किया। उपभोग के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या गोसेन ने की। फिर इसमें है x की सीमांत उपयोगिता बटे x का मूल्य बराबर है y की सीमांत उपयोगिता बटे y का मूल्य। MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY बराबर MUZ बटे PZ बराबर MU। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है सम सीमांत उपयोगिता नियम को उपभोग में प्रयुक्त प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं। सेकंड है उपयोगिता के माप के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। फर्स्ट है संख्यात्मक दृष्टिकोण प्रोफेसर मार्शल। सेकंड है क्रमवाचक दृष्टिकोण हिक्स, एलेन, पॉल ए सैमुअलसन आदि। फिर है 133 में आएगा एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी MUX बराबर PX बी है MUX बटे MUY बराबर PX बटे PY और MRS XY बराबर PX अपॉन PY। फिर इसकी व्याख्या उपभोक्ता की स्थिति ज्ञात करने के लिए मार्शल ने उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित सम सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किया। मार्शल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु हो जो विभिन्न प्रयोग में लाई जा सके तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता सभी प्रयोगों में समान रहे क्योंकि यदि वस्तु की उपयोगिता सीमांत एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक है तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु की मात्रा हटाकर तथा उसका उपयोग पहले में करके लाभान्वित हो सकता है जैसा x तथा y दो वस्तुएं हैं जिनके ऊपर उपभोक्ता अपने सीमित साधन को व्यय करना चाहता है। यदि x तथा y दोनों का मूल्य समान हो तो अधिकतम संतुष्टि की स्थिति प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता x तथा y की विभिन्न इकाइयों की सीमांत उपयोगिता की तुलना करेगा। इस तुलनात्मक स्थिति में जहां x वस्तु पर खर्च की गई रुपये की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता y वस्तु पर खर्च की गई रुपये की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर है तो वह
सन स्थिति की स्थिति प्राप्त होगी, अर्थात सन स्थिति की स्थिति में x वस्तु पर रुपए की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा उसके मूल्य के द्वारा MUX बटे PX से प्रदर्शित होता है। अतः सन स्थिति की स्थिति वहाँ होगी जहाँ MUX बटे PX MUY बटे PY या MUX बटे MUY बराबर PX अपन PY। फिर इसमें 134 नंबर में आएगा सम सीमांत तुष्टि गुण का कथन है। ऑप्शन बी है MUX बटे PX MUY बटे PY बराबर है MUZ बटे PZ बराबर MU। फिर है 135 एकांकिक मांग लोच का अर्थ होता है। ऑप्शन बी के बराबर, 1 के बराबर। फिर है इसकी व्याख्या में आएगा एकांकिक अथवा यूनिटरी मांग लोच का अर्थ होता है 1 के बराबर अर्थात ED बराबर 1। इस स्थिति में कीमत में यदि 10% की वृद्धि होती है तो मांगी गई मात्रा में 10% की गिरावट आती है। 136 5 रुपये प्रति इकाई मूल्य पर उस वस्तु की 20 इकाइयाँ मांगी जाती है। यदि वस्तु का मूल्य घटाकर 4 रुपये प्रति इकाई हो जाए जिससे मांग बढ़कर 25 इकाई हो जाए तो मांग की लोच कितनी होगी? ऑप्शन सी 1.25। मांग की लोच की परिभाषा के अनुसार मांग की लोच बराबर मांगी गई मात्रा ब्रैकेट में मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अतः मांग की लोच बराबर होता है 5/20 गुना 100। यह आ जाएगा बराबर हो जाएगा 1/5 गुना 100। फिर है यह आ जाएगा 25/20 अतः मांग की लोच बराबर होता है 5/20 और गुना 100 बटे 1/5 गुना 100 बराबर हो गया 25/20 बराबर 1.25। उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी में आएगा घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की मान्यता के कारण। फिर इसका व्याख्या में आएगा उदासीनता वक्र की ढाल विभिन्न बिंदुओं पर दो वस्तुओं के मध्य y के लिए x तथा x के लिए y प्रतिस्थापन की सीमांत दर का निर्देश करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर है जिस पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का किसी दूसरी वस्तु से विनिमय करता है। 138 यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये हो, सीमांत आय 40 इकाई के बराबर हो तो कीमत की सापेक्ष मांग की लोच होगी। ऑप्शन बी 5। फिर इसका सूत्र है यह है MR बराबर होता है P अब ब्रैकेट में 1 - 1/EP MR बराबर है P/EP और P/EP बराबर P - MR। P बराबर हो गया P बराबर EP इंटू में है और P - MR और इसलिए EP बराबर हो गया P - MR बराबर हो गया 50/50 - 40 बराबर हो गया 5। 139 एक समूह उत्पाद वक्र सीधी रेखा होगी यदि आगत पूर्ण स्थापन हो। इसकी व्याख्या में आएगा यदि आगत पूर्ण स्थापन हो तो समूह उत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी। समूह उत्पाद वक्रों की वक्रता उस सरलता को बताती है जिस सरलता से साधन एक दूसरे से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य समूह उत्पाद वक्र पर सभी बिंदु उत्पादन साधनों के ऐसे संयोग बतलाते हैं जो सभी समान उत्पादन देने वाले होते हैं। फिर समूह उत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते अथवा स्पर्श नहीं करते हैं। फिर इसकी व्याख्या में थर्ड पॉइंट समूह उत्पाद वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात वह बाएं से दाएं को नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यह तटस्थ वक्र की ही तरह समूह उत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नततर दर होता है। यदि 140 यदि मांग फलन D बराबर 400/P हो तो कीमत 40 इकाई पर मांग की लोच होगी। ऑप्शन सी इकाई व्याख्या मांग फलन बराबर D बराबर 400/P, जहाँ P बराबर 40 Q बराबर 400/40 बराबर 10 इकाई। अवकलन करने पर यह आ जाएगा। अवकलन करने पर डेल्टा Q/डेल्टा P बराबर -400.P⁻1 बराबर हो गया माइनस, अब ब्रैकेट में माइनस है, P⁻2 है बराबर हो गया -400 बराबर माइनस, ब्रैकेट से बाहर माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर -400/40 गुना 40 बराबर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 400/1600, ये हो जाएगा बराबर माइनस, ब्रैकेट में है 1/400 बराबर हो जाएगा 1/400। EP बराबर हो डेल्टा Q/डेल्टा P माइनस P/Q बराबर हो गया 1/4 गुना 40/10, तो ये हो जाएगा 1/4 गुना 4/1 बराबर 4/4 बराबर 1। EP बराबर 1 इकाई लोच है। फिर है 141 में आएगा। 141 में यदि मांग वक्र x बराबर 100/P हो तो P बराबर 10 इकाई हेतु मांग की लोच क्या होगी। इस क्या है ऑप्शन 1 मांग फलन x बराबर 100/P, जहाँ P बराबर 10। फिर इसमें Q बराबर होता है 100/10 बराबर 10 इकाई। अवकलन करने पर डेल्टा Q/डेल्टा P बराबर माइनस का 100 P⁻1 बराबर है माइनस, ब्रैकेट में माइनस 100 P माइनस P⁻2 बराबर हो जाएगा माइनस का 100/P² बराबर हो जाएगा माइनस बाहर है ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस 100/10 गुना 10 बराबर माइनस, ब्रैकेट में माइनस का 100/100, ये हो जाएगा EP बराबर डेल्टा Q/डेल्टा P गुना P/Q बराबर 1 गुना 10/10 बराबर 1, EP बराबर 1। फिर है 142 में आएगा। यदि उपभोक्ता की आय 400 रुपये हो तथा वह क्रम से 2 वस्तुओं A तथा B की X तथा Y इकाइयाँ क्रय करता हो, जबकि A वस्तु की कीमत 5 रुपये व B वस्तु की कीमत 10 रुपये हो, तो उसकी बजट रेखा का समीकरण होगा। इसका है ऑप्शन 5x + 10y बराबर 400। फिर एक उपभोक्ता जो A वस्तु की X इकाई तथा B वस्तु की Y इकाइयाँ खरीदता है, जिसमें A वस्तु रुपये 5 प्रति इकाई तथा B वस्तु रुपये 10 प्रति इकाई तथा उसकी कुल क्रय शक्ति रुपये 400 है, तो बजट रेखा का समीकरण 5x + 10y बराबर हो जाएगा 400। फिर 143 में आएगा। 143 में आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच बराबर है। ऑप्शन A 1 आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच
इकाई 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। AFCED बराबर 1, फिर है AFC, फिर है YX, फिर इसकी व्याख्या में आएगा, चलिए 144 है, 144 में आएगा आयताकार अति परवलय आकार वाले मांग वक्र की मांग लोच होगी। ऑप्शन ए इकाई के बराबर। 145 आयताकार अति परवलय आकार का वक्र है AFC यह है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC अर्थात औसत स्थिर लागत वक्र का आकार आयताकार अति परवलय होता है। AFC की लोच इकाई के बराबर होती है। AFC कभी भी शून्य नहीं हो सकती। फिर इसमें 146 में आ जाएगा आप बाजार में वस्तु की कीमत, ऑप्शन बी है, उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं, उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं। मार्शल के सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा वस्तु की कीमत समान हो। अतः बाजार में वस्तु की जो कीमत दी जाती है वह वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। MUE बराबर है MUX बटे PX। 147 में आएगा, 147 में सीमांत उपयोगिता की धारणा को विकसित किया, ऑप्शन डी अल्फ्रेड मार्शल ने सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को विकसित किया तथा मार्शल के अनुसार एक वस्तु होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह स्टॉक में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। फिर इसमें आ जाएगा 148 में समूह उत्पाद वक्र का ढाल मापता है, ऑप्शन ए प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसकी व्याख्या है अंधिमान वक्र के किसी बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर उस बिंदु पर अंधिमान वक्र की ढाल के बराबर होती है। चित्र में स्पर्शरेखा GH ढाल OH के समान है, अतः बिंदु E पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर OH के समान है। फिर इसका ग्राफ है, ग्राफ में E है, IE है, X Y G H ये गुड Y है, ये गुड X है, ठीक है। फिर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, ऑप्शन ए सीमांत उपयोगिता शून्य हो। इसमें आ जाएगा अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। MU बराबर TUN माइनस TUN-1। 150 सीमांत उपयोगिता को जिस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है वह है, ऑप्शन TUN माइनस TUN-1। फिर इसमें व्याख्या में आएगा सीमांत उपयोगिता TUN माइनस TUN-1। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फर्स्ट है उपभोग की क्रिया में पहली इकाई के उपभोग से लेकर अंतिम इकाई के उपभोग तक प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता को उपभोग की गई इकाइयों की संख्या से भाग देने पर औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। AU बराबर TU बटे N। फिर एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। MU बराबर होता है TUN माइनस TUN-1। कुल उपयोगिता के अधिकतम होने की स्थिति में सीमांत उपयोगिता शून्य होती है।
शून्य होती है। फिर है 151 में आय में क्षतिपूरक परिवर्तन पर निर्भर है। ऑप्शन ए हिग्स की स्थापन पंता। फिर इसकी व्याख्या हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में आय में क्षतिपूरक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई वृद्धि को नष्ट कर देता है। फिर 152 निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कीमत प्रभाव को आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों में बांटने के लिए लागत अंतर विधि का उपयोग किया? ऑप्शन बी इस स्लेट इसकी। फिर इसकी व्याख्या में आएगा स्लेट इसकी ने कीमत प्रभाव को आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों में बांटने के लिए लागत अंतर विधि का प्रयोग किया। स्लेट इसकी ने वास्तविक आय को स्थिर रखने हेतु यह सुझाव दिया कि उपभोक्ता के पास उतनी मुद्रा रहने दिया जाए जिससे वह मूल्य के परिवर्तन के बावजूद भी वस्तुओं का वही संयोग क्रिय कर सके जो पहले क्रिय करता था। स्लेट इसकी के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता इसमें आएगा, उपभोक्ता में इसका बी में आएगा एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। इसकी व्याख्या में आएगा स्लेट इसकी के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। 154 प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। ऑप्शन बी कुछ नेट वक्र। व्याख्या यदि हम प्रति व्यक्ति आय को आधार अक्ष पर प्रदर्शित करें तथा लंब अक्ष पर आय असमानता को प्रदर्शित करें तो हमें एक ग्राफ प्राप्त होगा। इस वक्र को कुछ नेट्स वक्र कहते हैं। यह उल्टे यू आकार की होती है। ये फिर आय विषमता का स्तर, ये प्रति व्यक्ति आय, यह ए है, ये भी ए है, एक्स वाई और ये वाई ओ प्रति व्यक्ति आय। फिर 155 एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच ऑप्शन ए इकाई से कम होती है। व्याख्या में आएगा इसकी व्याख्या में एंजिल एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच निम्न संबंध बताए। फर्स्ट है आय की वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी होगी। सेकंड मकान तथा कपड़े पर होने वाले आय का अनुपात स्थिर रहेगा। थर्ड शिक्षा स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होगी। फिर 156 में आएगा 56 में खाद्यान्न की मांग की लोच इकाई से कम होती है। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित होता है? ऑप्शन सी एंजिल वक्र व्यक्त करता है। ऑप्शन बी आय उपभोग वक्र को। फिर व्याख्या एंजिल ने परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के संबंध के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया जिसे एंजिल का उपभोग नियम कहते हैं। उनके अनुसार फर्स्ट आय की वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी होगी। फिर इसमें है सेकंड है मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहेगा। थर्ड है शिक्षा स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होगी। फिर है 158 गिफिन वस्तु के संबंध में कीमत उपभोग वक्र। ऑप्शन डी किसी एक अक्ष की ओर झुक जाएगा।
गिफिन वस्तु के संबंध कीमत उपभोग वक्र किसी एक अक्ष की ओर झुक जाएगा। व्याख्या गिफिन वस्तु के संबंध में कीमत उपभोग वक्र उस अक्ष के विपरीत अक्ष की ओर झुक जाएगा जो वस्तु गिफिन वस्तु होगी। जैसे जैसे इसकी व्याख्या में आएगा, जैसे यह x वस्तु के गिफिन होने पर PCC, ये x वस्तु है, ये y वस्तु है, y x अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये y वस्तु के गिफिन होने पर ये y है, फिर है ये y वस्तु, ये x वस्तु, ये है PCC। फिर है इसका 159 का वस्तु की मांग मात्रा व उसकी कीमत के बीच परिमाणात्मक संबंध की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन बी मांग की लोच के आधार पर है। मांग की लोच के आधार पर इसका है व्याख्या ED बराबर डेल्टा Q बटे Q, भाग का निशान पे डेल्टा P अपॉन P, और डेल्टा Q बटे Q गुना P बटे डेल्टा P, और डेल्टा Q बटे डेल्टा P गुना P बटे Q, जहाँ EP बराबर मांग की लोच है और डेल्टा Q बराबर है मांग मात्रा में परिवर्तन, Q आरंभिक मात्रा, फिर है डेल्टा P है वस्तु की कीमत में परिवर्तन, P है आरंभिक कीमत 160 है, उपभोक्ता साम्य में होगा जब ऑप्शन ए MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY। व्याख्या है एक निश्चित आय पर उपभोक्ता तब तक वस्तु का क्रय करता रहेगा जब तक कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त मुद्रा व्यय का सीमांत तुष्टि गुण समान नहीं हो जाता। अतः उपभोक्ता उस दशा में संतुलन में होगा जब MUX बटे PX MUY बटे PY बराबर है MUM। फिर 61 है एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य मांग की लोच बराबर है। ऑप्शन C 1। व्याख्या एक सामान्य मांग वक्र जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है के मध्य मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। नोट मांग के वक्र के अन्य रूपों पर मांग की लोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन वह विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। फिर है 162 है निम्न में कौन सही है। ऑप्शन ए यह सामान्य वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होता है। व्याख्या उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तु के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होता है, लेकिन यदि मूल्य में कमी होने के फलस्वरूप आय बढ़े तब गिफिन वस्तु के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हिक्सियन विधि के अनुसार मूल्य जन्य आय प्रभाव होने पर मूल्य प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। फिर है फर्स्ट सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होते हैं, जिसके कारण मूल्य प्रभाव भी ऋणात्मक होता है। निकृष्ट कोटि की वस्तुओं में आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होते हैं। गिफिन वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव तथा मूल्य प्रभाव धनात्मक एवं प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। फिर है इसकी 163 मांग की आड़ी लोच होती है। ऑप्शन डी संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक मांग की आड़ी लोच एक वस्तु की मांग में जो परिवर्तन दूसरी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है उसे मांग की आड़ी लोच कहा जाता है। मांग की आड़ी लोच बराबर होता है ए वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे बी की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य स्थानापन्न
वस्तु के संबंध में मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है। पूरक वस्तुओं संयुक्त मांग के संबंध में मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। फिर 164 में आएगा 164 में मांग वक्र जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह बताता है कि मांग की लोच ऑप्शन डी अनंत है। इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो मांग की लोच अनंत पूर्णतः लोचदार मांग होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फिर जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा हो तो पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है, अर्थात कीमत में परिवर्तन के बाद भी मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर जब मांग उसी अनुपात में परिवर्तित होती है जिस अनुपात में मूल्य परिवर्तन होता है तो इसे समलोचदार या लोचदार मांग कहते हैं। 165 जब मांग की रेखा सदैव आधार रेखा के समांतर रहती है ऐसी स्थिति में मांग की लोच होगी, ऑप्शन बी अनंत होगी। फिर इसमें है व्याख्या में आएगा, जब मांग की रेखा सदैव आधार रेखा एक्स अक्ष के समांतर रहती है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच अनंत इन्फिनिटी होती है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु की मांग मात्रा में पर्याप्त परिवर्तन होने के बावजूद उस वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है। ये है 166 तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन निम्न कारण के होने से होता है, ऑप्शन बी दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन। व्याख्या है इसकी, तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से होता है। ऐसा प्राय स्थानापन्न और पूरक वस्तु के संबंध में होता है। 167 एक व्यक्तिगत मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं, ऑप्शन सी वस्तु की कीमत। एक व्यक्तिगत मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि वस्तु की कीमत को छोड़कर शेष सभी निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं क्योंकि मांग वक्र का विश्लेषण वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा द्वारा किया जाता है। फिर है 168 मांग वक्र प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को। व्याख्या है इसकी, किसी वस्तु के मांग वक्र की सामान्य प्रकृति बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल के रूप में होती है और यह किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु की मांग घट जाएगी। 169 निम्न सूत्र में लोच गुणांक बराबर क्वेश्चन मार्क बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ऊपर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह लिखा जाएगा। इसका है ऑप्शन में आएगा ए आएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन। इसकी व्याख्या लोच गुणांक किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करता है, यथा लोच गुणांक बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की कीमत में
प्रतिशत परिवर्तन। 170 सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र है ऑप्शन सी उद्घाटित अधिमान सिद्धांत। इसका है व्याख्या में आएगा मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र उद्घाटित अधिमान सिद्धांत है, जिसे सैमुअल्सन ने वर्ष 1958 में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किया था। यह बाजार में उपभोक्ता के अवलोकित व्यवहार के आधार पर दो वस्तुओं के एक संयोग के लिए उपभोक्ता के अधिमान का विश्लेषण करता है। 171 एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती है तो मांग की तिरछी लोच होगी। ऑप्शन ए ऋणात्मक। फिर इसमें एक वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का एक संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपातिक संबंध मांग की तिरछी लोच होती है। ऐसा दो प्रकार की वस्तुओं स्थानापन्न और पूरक के संबंध में होता है। जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती है तो मांग की तिरछी लोच ऋणात्मक होती है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं पूरक होती हैं। फिर 172 ऋज रेखाओं पर सम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है। ऑप्शन सी 0। व्याख्या जब दोनों साधन एक दूसरे के स्थान पर पूर्णतः प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं तब इस प्रतिस्थापन की एक प्रावधानिक सीमा होती है जिसके बाहर प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। उत्पादन की इस प्रावधानिक सीमा को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को ऋज रेखाएं कहा जाता है। इन रेखाओं के भीतर ही प्रतिस्थापन हो सकता है, बाहर नहीं। रूनाइडर ने इन रेखाओं के बीच के क्षेत्र को प्रतिस्थापन क्षेत्र कहा। एक ऋज रेखा के सभी बिंदुओं पर MRTS या MRTSKL 0 होगा, क्योंकि विभिन्न बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होगी तथा इस स्थिति में ऋज रेखाएं सममितिक होगी, क्योंकि इनके प्रत्येक बिंदु पर MRTSLK या MRTSKL एक ही रहता है। 173 उत्पादन की प्रावधानिक सीमाएं व्यक्त की जाती है। ऑप्शन सी ऋज रेखाओं के द्वारा। इसकी व्याख्या में आएगा में उत्पादन की प्रावधानिक सीमाओं को ऋज रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन सीमाओं के भीतर ही प्रतिस्थापन हो सकता है, बाहर नहीं। इस नाइडर ने इन रेखाओं के बीच के क्षेत्र को प्रतिस्थापन क्षेत्र कहा है। एक विशेष समूह उत्पाद वक्र मानचित्र पर दो ऋज रेखाएं खींची जा सकती है।